अस्सलामुअलैकुम K21 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबीर हुसैन। हेल्थ 21 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सुबह हो चुकी है, 11 भी बज चुके हैं और मेरा और आपका साथ जो है 11:30 तक का साथ रह चुका है, स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने शो में हेल्थ रिलेटेड बातें करते हैं। नाज़रीन, हम अपने हाथ पैरों का ख्याल रखते हैं, बालों का ख्याल रखते हैं, स्किन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ये सोचते हुए कि कहीं हम जाएं तो हमारी पर्सनालिटी लगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और लोग हमारी वाह वाह करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज़ का ख्याल रखना भूल जाते हैं और वो है डेंटल ओरल हाइजीन का ख्याल रखना हम भूल जाते हैं। हम हर चीज़ पर तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन जो दांतों की सफाई होती है जो कि बहुत ज़रूरी है, उसका ख्याल रखना भूल जाते हैं। उसका ख्याल किस तरीके से रखें, इस हवाले से हमारे साथ आज डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से मौजूद हैं डॉक्टर साजिदा सलीम। उनसे बात करेंगे कि दांतों को नुकसानात किन किन चीज़ों से होते हैं, दांतों की हिफाजत किस तरीके से की जा सकती है और अपना ख्याल कैसे रखा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साजिदा, आप आई और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं डेंटल हाइजीन के हवाले से। लोग हर चीज़ का ख्याल रखते हैं लेकिन अपने दांतों का क्यों नहीं ख्याल रखते, इस हवाले से आगाह कीजिएगा। एक्चुअली मुझे लगता है कि शायद जो चीज़ें हमें इतनी विजिबल नहीं होती हैं उसके लिए हम इतनी तवज्जो नहीं देते। जैसे मुंह हमारी ओरल हाइजीन है, हम दांत तो रोज़ाना नहीं देखते लेकिन हाँ फेस हम रोज़ाना अपने मिरर में देख लेते हैं, तो शायद ये रीज़न है जिसकी वजह से हम इग्नोर करते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल हमारी कुछ एक हैबिट है कि जब तक हमें पेन नहीं होता जब तक हम उस चीज़ को नोटिस में नहीं लेकर आते अपने। इसी तरह दांतों की जहाँ तक बात की जाए, दांतों में गंदगी लगती है, फिर उसके बाद पेन होना शुरू होता है या ब्लीडिंग की कंप्लेन होती है, तो फिर उसके बाद हम डेंटिस्ट को विजिट करते हैं। या दांतों में कीड़ा लगना शुरू होता है तो जब वो पेन करेगा तभी हम जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ चूँकि ये एक ट्रेंड नहीं है कि हम 6 मंथ्स पे अपने डेंटिस्ट को विजिट करें एक, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम इसलिए अपनी हाइजीन की केयर इतनी करते नहीं हैं। अच्छा, अगर हम अब्रॉड के हवाले से बात करें तो वहाँ पर ये होता है कि भाई वहाँ छोटा हो बड़ा हो, सीनियर सिटीज़न हो, वहाँ ये होता है हर 6 महीने बाद जो है वहाँ डेंटिस्ट का विज़िट होता है। लेकिन हम क्योंकि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेते हैं, बस चीज़ें चल रही हैं, कोरोना वायरस आया उसको हमने बहुत नॉर्मली लिया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब केसेस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं, लोगों ने सेफ्टी प्रिकॉशंस ली हैं। लेकिन अब कहीं कहीं मैं देख रही होती हूँ कि सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं ली जा रही होती। तो आप मुझे ये बताइएगा कि लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं। वैसे तो मैंने ये चीज़ भी देखी है कि हम देखते हैं कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, कुछ लोगों के येलो टीथ होते हैं लेकिन कुछ लोगों के ग्रीन टीथ भी होते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि दांतों में फंगस भी लगा हुआ होता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं? एक्चुअली दांतों में एग्जैक्टली दांत ग्रीन कलर के नहीं होते, वो गम लाइन होती है जो गम लाइन के पास से ग्रीन हो रहे होते हैं दांत। तो वो गम लाइन के पास से ग्रीन होना इज एन इंडिकेशन कि आपके दांतों में इनिशियली प्लाक कैलकुलस डिपॉजिट्स लगे थे जो कि बाद में कैलकुलस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, या आम ज़बान में उसे टाटर भी कहा जाता है। इनिशियली वो येलो कलर का होता है जब लग रहा होता है, जिस वक्त लगना शुरू होता है। कुछ थोड़े से टाइम के बाद जब कंटिन्यूसली आप इग्नोर करते रहते हैं चीज़ें एंड दे प्रोलॉन्ग्स, तो आफ्टर दैट जो भी डाइट में हम अपनी चीज़ें ले रहे होते हैं उससे कुछ स्टेन्स भी जाते हैं। स्टेन्स के अलावा उसके अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाते हैं। जो भी मिनरल्स हम डाइट में ले रहे होते हैं, हमारे फूड से वो सारे मिनरल्स उसके अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, प्लस स्टेनिंग होने लगती है। तो अल्टीमेटली जो हमारी गम लाइन के पास जो जमा होने लगता है प्लाक, वो ग्रीन कलर का हो जाता है। तो फॉर दैट केस हमें फ़ौरन स्केलिंग करवानी चाहिए, अदरवाइज़ ये प्रोग्रेसिव चेंजेस जो कि इनिशियली जिंजवाइटिस होता है गम्स के अंदर, सिर्फ गम्स की प्रॉब्लम होती है, वो लीड करती है पेरियोडोंटाइटिस, यानी कि अंडरलाइन बोन जो होती है आपकी, वो बोन भी ख़राब होने लगती है। और जब बोन ख़राब होती है तो अल्टीमेटली आपके दांत हिलना शुरू कर देते हैं, फिर आपके दांत निकलने की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, मसूड़ों के सूजने की क्या वजूहात होती हैं? मैंने ये भी देखा है कि मसूड़े जो होते हैं वो डार्क ब्लैक रंग के भी हो जाते हैं। जो लोग मोस्टली स्मोकिंग कर रहे होते हैं, मैंने उनके अक्सर दांत देखे हैं कि दांत उनके बिल्कुल वाइट होते हैं बट मसूड़े उनके बहुत डार्क हो जाते हैं। तो क्या स्मोकिंग जो है आपकी जॉ लाइन को ख़राब कर देती है? देखिए, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। जो भी स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग की वजह से टोबैको जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे गम्स के अंदर रहना शुरू हो जाता है। देखें, सिंपली अगर लंग्स की बात की जाए तो लंग्स के अंदर वो लंग्स हमारे ग्रे और ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह टोबैको स्मोकिंग की वजह से, चाहे वो च्यूएबल फॉर्म में आप ले रहे हैं चाहे वो स्मोकिंग फॉर्म में लेना शुरू करें, इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारे गम्स जो होते हैं वो इनकॉर्पोरेट करने लगते हैं उसे, और उसकी वजह से ये स्टेनिंग आने लगती है हमारे गम्स के ऊपर। अच्छा,
ये कहते हैं कि आपका मैदा ख़राब होता है तो आपकी बैड ब्रेथ स्टार्ट होती है, तो मैदे का बैड ब्रेथ से क्या ताल्लुक है? देखिए, इनडायरेक्ट कनेक्शन है, नॉट डायरेक्ट कनेक्शन, बट देयर इज। अगर मैदा हमारा ख़राब है तो इट मीन्स कि यकीनन पहली प्रॉब्लम आपके गम्स में रही होगी। पहली जेनेटिकली होती है? नहीं, जेनेटिकली नहीं होती है, इट्स रिलेटेड, कुछ लोगों में जेनेटिक्स के थ्रू होती है, कुछ लोगों के अंदर हेरिडिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कोई डिजीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उनके साथ ये इशू है। और कुछ लोगों में ये इस तरह से होता है कि हमने हाइजीन की केयर नहीं की तो उस वजह से गम्स में प्रॉब्लम होना शुरू हुई है। अगर कुछ लोगों का डायरेक्टली ये मसला है कि नहीं उनकी हाइजीन अच्छी है लेकिन हाँ एपिगेस्ट्रियम में प्रॉब्लम है, यानी जो एसिड रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारी बॉडी के, अगर एपिगेस्ट्रियम में प्रॉब्लम है यानी आपको एसिडिटी की कंटिन्यूसली कंप्लेन रहती है, दैन इन दैट केस वो एसिड आपके थ्रोट में बार बार आता रहता है, मुंह तक बार बार आता रहता है, और पेशेंट कंप्लेन भी करते नहीं, हमें हलक तक महसूस होता है कि कुछ तेजाब आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एसिड आपके गम्स को ख़राब करना शुरू करता है, क्योंकि एसिड है तो वो गलाना शुरू कर देते हैं आपके मसूड़ों को। कैसे कुछ ऐसे आप रेमेडी सजेस्ट करें घर में जिससे ये जो आप प्रॉब्लम्स बता रही हैं जो खुद ब खुद बढ़ती जाती हैं वक्त के साथ साथ, और हम भूल जाते हैं जब हमारे दांत में दर्द स्टार्ट होता है, और दांत का दर्द एक ऐसा होता है कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि जब मुझे दांत का दर्द स्टार्ट होता है तो मैं सोचने लग जाती हूँ कि इससे पहले की ज़िंदगी कितनी अच्छी थी जब हमारी ज़िंदगी में कोई दर्द नहीं था। लेकिन जब दांत का दर्द स्टार्ट होता है तो ऐसी होम रेमेडीज़ को सजेस्ट करें जिससे लोग जो हैं खुद ही डेंटिस्ट को विज़िट करने से पहले सेटिस्फाई हों, चीज़ों को करें, उसके बाद जाके फिर डेंटिस्ट को विज़िट करें। एक्चुअली मैं ऑन एयर तो ये रेमेडीज़ नहीं बताऊंगी, उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ ऑलरेडी हम यूज़ कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा यूज़ कर चुके होते हैं कि हम जब डेंटिस्ट के पास आते हैं तो हम हेल्पलेस स्टेटस पे होते हैं। तो होम रेमेडीज़ से बेहतर ये है कि इफ़ यू रियली वांट कि नहीं आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाह रहे तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप केयर करें, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप जब प्रिवेंट करेंगे यानी आप अपनी हाइजीन की केयर करेंगे, यानी आप सिंपल कुछ हाइजीन की केयर में कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कुछ है, एक छोटी सी चीज़ है, आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो क्या आप 2 टाइम ब्रश नहीं कर सकते? जिन दांतों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं 3 टाइम, ये तो मैं 3 टाइम गिनवा रही हूँ लेकिन ये 5 to 7 टाइम्स हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन, कभी हम स्नैक्स ले लेते हैं, कभी हम जंक फूड कुछ भी ले रहे होते हैं। तो जब आप 3 दफ़ा या 4 दफ़ा आप खाना खा सकते हो तो आई थिंक ब्रश ट्वाइस अ डे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम 15 मिनट्स 20 मिनट्स या 5 मिनट्स मिनिमम हम अपने मोबाइल को दे देते हैं। यू कैन गिव 2 मिनट्स टू योर माउथ। अगर आप 2 मिनट्स अपने माउथ को दे सकते हैं, इट मीन्स यू आर मेकिंग योर 24 आवर्स 24/7 डेज अ वीक। ये बहुत अच्छा अपनी बॉडी के लिए आप कर रहे हैं, इसलिए कि आप खाएंगे जितना अच्छा, आपके दांत जब अच्छे होंगे तभी आप खाएंगे अच्छा। जब आप अच्छा खाएंगे आपकी बॉडी के अंदर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ रिगार्डिंग जो डेंटल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी आपकी बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। बिल्कुल, ये स्टार्टिंग ब्रशिंग से होनी चाहिए। बिल्कुल। और एक और चीज़ मैं कहूँगी, हमारे यहाँ जो है लोग चाय, कॉफ़ी, सिगरेट तो चले हम साइड पे कर देते, लेकिन चाय के बगैर ना हमारी सुबह होती है, ना हमारी रात की नींद होती है, ना कुछ लोग जो है वर्कआउट पे जाते हैं चाय से पहले। तो लोगों का जो चाय का इंटेक होता है, क्या वो भी असरअंदाज करता है आपके दांतों की हाइजीन पर? बिल्कुल करता है, क्योंकि हमारे दांतों के ऊपर स्टेनिंग 2 तरह से होती है, एक इंट्रिंसिक स्टेनिंग कहलाती है और एक एक्सट्रिंसिक कहलाती है। एक्सट्रिंसिक बेसिकली होती ही हमारे फूड से होती है, चाहे वो लिक्विड्स की फॉर्म में आप यूज़ करते हो यानी बेवरेजेस में हो, या चाहे आप यूज़ करते हो कोई भी खाने पीने की जितनी भी चीज़, और एशियन स्पाइसेस वैसे ही बहुत ज़्यादा कलरफुल है तो वो वैसे भी दांतों को स्टेन्स देती हैं। प्लस अगर चाय और कॉफ़ी की बात की जाए तो चाय और कॉफ़ी के स्टेन्स बहुत कॉमन होते हैं, तो वो उसके इटसेल्फ उसका होता है। तो वो अगर स्टेन्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं? क्या उसके लिए भी स्केलिंग रिक्वायर्ड होती है? उसके लिए देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन क्या, आपने चाय पी है, चाय पीने के बाद आप पानी से कुल्ली कर लीजिए जाके, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल कि एवरीवेयर आप जाके ब्रश करें, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप रिंस कर सकते हैं, कुल्ली कर सकते हैं। कुल्ली नहीं कर सकते, एक घुट पानी पी लीजिए, एटलीस्ट कि जो आपके दांतों के ऊपर टिंट आया है वो टिंट वॉश हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है और कंटिन्यूसली आप चाय का इंटेक आपका बहुत ज़्यादा हो गया और जिसकी वजह से स्टेनिंग आने लगी है, तो इट्स ऑल लाइक कि आपके दांत जो है वो टैन हो गए, जस्ट गो फॉर ब्लीचिंग। तो फिर आपको ब्लीचिंग करवानी पड़ेगी, लेकिन ब्लीचिंग इतने फ्रिक्वेंटली नहीं करवा सकते। उसका रीज़न ये है कि कुछ लोगों को सेंसिटिविटी होने लगती है, तो इस वजह से फिर ब्लीचिंग इतना ज़्यादा
हम रिकमेंड नहीं करते कि आप फ्रीक्वेंटली बार बार ब्लीचिंग करवाएं। वो एक टाइम है, एक सर्टेन लेवल है कि इतनी टीथ की स्टेनिंग हो गई है, इतने शेड्स चेंज हो गए हैं, तो आप यू जस्ट गो फॉर ब्लीचिंग। अब आप ब्लीचिंग करा लीजिए, अदरवाइज़ नहीं कराया। सिंपल पॉलिशिंग से भी समटाइम्स क्लीन हो जाता है। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका चाय का इंटेक कितना है, कॉफ़ी का इंटेक कितना है। तो ये उन स्टेन्स को देखने के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर आपका ये सिर्फ पॉलिशिंग से बेहतर हो सकता है या फिर आपको ब्लीचिंग ही कराना ज़रूरी है। तो हमें यूजुअली कितना इंटेक करना चाहिए टी कॉफ़ी का जिससे हम स्टेन से दूर रह सकें? व्हाट वुड यू रेकमेंड? मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी कि कोई भी आप कप ऑफ कॉफ़ी आप डिसाइड कर लीजिए कि 1 कप या 2 कप्स या 3 कप्स, आपकी जितनी नीड है आप उतना इस्तेमाल कर लें। बट ये आपके दांतों का कलर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये हमारी स्किन टोन से मैच करता है। जिन लोगों की स्किन टोन डार्क होती है उनके बहुत ज़्यादा ब्राइट टीथ होते हैं, और जिनकी स्किन टोन बहुत वाइट होती है उनके नेचुरली थोड़े पीले होते हैं। तो अगर वो उसको ये कहेंगे नहीं मेरा शायद ये चाय पी के हो गए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वो भी वाइट करवा लेते हैं? वो भी वाइट करवा सकते हैं। देखिए इट्स लाइक फेशियल ब्लीचिंग, जो हमारे फेस पे हम जिस तरह से स्किन के ऊपर ब्लीच करवा लेते हैं और बार बार फ्रीक्वेंटली कराते रहते हैं ताकि हमारी स्किन का कलर अच्छा रहे, इम्प्रूव होता रहे, तो एग्जैक्टली इट्स ऑल लाइक दैट कि आप उसको करवाते रहिए, इम्प्रूव होता रहेगा। लेकिन सर्टेन लेवल है उसके बाद नहीं होगा, बिकॉज नेचुरली अल्लाह ताला ने जो हमारे बनाए हैं वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमारे टीथ का शेड है, तो वो उससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता। हाँ, ये होगा कि जो टैनिंग हो गई है उसको बेटर कर दे वो। बिल्कुल। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी देखी, जैसे कि आपने बताया कि दिन में 2 दफ़ा ब्रश ज़रूर करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने दांतों का ख्याल रखते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हर थोड़ी देर बाद जाके ब्रश कर रहे होते हैं, लेकिन जो रात में ब्रश करके सोते हैं जब सुबह उठते हैं तो उनके दांतों के दरमियान या जॉ लाइन में ब्लीडिंग हुई भी होती है, खून जमा हुआ होता है। इसकी क्या वजूहात होती हैं? देखिए मल्टीपल रीजंस होते हैं इसके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अग्रेसिव ब्रशिंग करते हैं। अग्रेसिव ब्रशिंग वो लोग करते हैं जो जिन्हें खुद भी आइडिया नहीं होता, ये बस unintentionally वो बहुत vigorously ब्रश कर रहे हैं। The method which is usually recommended for brushing, they are not going for that। वो उस पर नहीं जाते, वो बल्कि दूसरा डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। बस अग्रेसिवली, बस उन्हें पता है कि 2 मिनट तक मैंने ब्रश करना है, रगड़ते रहें। तो उसकी वजह से क्या होता है, गम्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं। इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फ्लेमेशन का एक साइन रेडनेस भी है, और फिर लेटर ऑन वो ब्लीडिंग भी उसमें होने लगती है। अगर कुछ लोगों को ये कंप्लेन होती है कि रात की ब्रशिंग करके जब लेटते हैं तो वो पहले तो वो चेकआउट करेंगे वो अग्रेसिव ब्रशिंग तो नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि अगर वो अग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करते हैं तो देन डेफिनेटली देयर वुड बी एन अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉजेज के अंदर हमारे पास मेजरली जो होता है वो ये ज़्यादातर ये होता है कि प्लाक कैल्कुलस डिपॉजिट्स होते हैं, यानी दांतों में गंदगी नीचे लगी हुई जिसकी वजह से जिंजोवाइटिस हुआ हुआ है। और वो चूँकि 6 to 8 आवर्स का स्लीप टेन्योर है, आपका मुंह बंद है, तो वो कंटिन्यूसली उसमें से ऊज आउट होता रहता है। जबकि दिन के टाइम आप कंटिन्यूसली जो स्लाइवा आ रहा होता है, आप खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, वो आपको फील नहीं होता। स्पेशली ये फास्टिंग में भी उनको ये कंप्लेन होती है। तो वो ये चेकआउट करें कि वेदर उनके दांतों में गंदगी तो नहीं लगी है। अच्छा, अगर इसको भी रूल आउट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उन्हें और दूसरी मेडिकल कंडीशंस की तरफ जाना पड़ता है कि फिर उन्हें कुछ इन्वेस्टिगेशंस करानी पड़ती हैं कि वेदर इनको कोई अंडरलाइन कोई डिजीज़ तो नहीं हो रही है। तो ये सारे डिफरेंट कैटेगरीज होती है हमारे पास, जिससे हम ये चेक करते हैं कि ये पेशेंट किस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, कहा ये भी जाते हैं कि आप इलायची का इस्तेमाल करें, मिंट का इस्तेमाल करें, इससे जो है आपकी जो बेड ब्रेथ होती है वो सही हो सकती है। डू यू रियली थिंक सो? आप क्या समझते हैं? टेम्परेरीली, अगर जब तक कॉज रहेगा जब तक ये ठीक नहीं होगी। देखिए हमें कॉज को रिमूव करना चाहिए, यानी बेड ब्रेथ अगर है तो बेड ब्रेथ क्यों है। अगर बेड ब्रेथ प्लाक कैल्कुलस डिपॉजिट्स की वजह से है तो गो फॉर स्केलिंग। अगर बेड ब्रेथ हमारे पास ब्लीडिंग गम्स की वजह से है तो ट्रीट योर गम्स। अगर बेड ब्रेथ का रीज़न कोई और रीज़न है, यानी समटाइम्स हम डाइट में या कुछ मेडिकेशंस ऐसी रह रही होती है, ले रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी मुंह की सिक्रेशंस में, हमारी बॉडी सिक्रेशंस के अंदर स्मेल आने लगती है, अगर उसकी वजह से गो चेक आउट फॉर दैट। समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग जो अभी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, कुछ लोग जो कीटो डाइट कर रहे हैं, उनके जो कीटो डाइट कर रहे हैं उनके मुँह से भी स्मेल आती है, कीटोन बॉडीज़ की जो रिलीज़ हो रही होती है उसकी वजह से स्मेल आती है। तो ये कॉजेज़ को रूल आउट करना पड़ता है कि रूल क्या है। टेम्पोरेरीली तो आप मिंट ले लें, वो ठीक हो जाएगी, लेकिन जहाँ मिंट ख़त्म होगी वो फिर आना शुरू हो जाएगी हाफ एन आवर 1 आवर के बाद। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि दांत निकलवाने की मेजर वजूहात क्या होती हैं? अक्सर छोटे बच्चे भी आ रहे होते हैं, बड़ी उम्र के लोग भी आ रहे होते हैं, तो वो आपसे क्या डिस्कस करते हैं? और जब कोविड का स्टार्ट हुआ तो आपने कोई ऐसे चैलेंजेस फेस किए या डेंटल आपने कोई एक्सपीरियंस ऐसा फेस किया जो आपने पास्ट में नहीं फेस किया हो? कोविड के हवाले से मैं पूछ रही हूँ।
देखिए सिंपल कोविड में तो हमने एक चीज़ ये ऑब्जर्व, जो हमने सबसे ज़्यादा फॉलो किया वो SOPs थे, बिकॉज ये कि ये सलाइवा से ही फैलना था। जितना ज़्यादा सलाइवा से कंटेमिनेशन होगी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स की हो, चाहे वो स्नीजिंग या वो कफिंग की वजह से हो, अगर वो सलाइवा ड्रॉपलेट्स कहीं पे भी लगेंगे तो हमें उस केस में हमें सबसे पहले SOPs को फॉलो करना था। तो हमने ईसा डेंटल सर्विसेज के अंदर हमने सबसे पहले, हमारे डेंटल डिपार्टमेंट बिल्कुल सेपरेट जो बना हुआ है, हमने डेंटल डिपार्टमेंट में एंटर होने से पहले ही हमने वहाँ डोंट टच एनीथिंग का बोर्ड लगा दिया है, बिकॉज ये कि यू नेवर नो कि कौन पेशेंट आपके साथ कैरियर है। तो आपको अगर पेशेंट को इन्फॉर्म करना है, वहाँ बेल एक है, आप वो बेल बजाइए, फीट से बेल बजाइए, तो वो असिस्टेंट जो भी हमारा वो बाहर निकलता है, उसके बाद वो सबसे पहले आपके शूज़ और हैंड्स डिसइंफेक्ट करेगा, आपका थर्मल गन से टेम्परेचर चेक करेगा, आपके हैंड सैनिटाइज करेगा, उसके बाद आपको सीट कराएगा। और सीट कराने से पहले पूरा यूनिट, पूरा हमारा एरिया, पेशेंट आफ्टर एवरी पेशेंट एंड बिफोर एवरी पेशेंट हम इसे डिसइंफेक्ट करते हैं। यूनिट पूरी सर्जरी हमारी जिस जगह पे वर्किंग प्लेस है, प्लस जो बेसिक स्टैंडर्ड स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे हैं, प्लस PPE किट्स के बगैर हम पेशेंट नहीं करते हैं, वो हम खुद भी पहनते हैं, हमारे असिस्टेंट भी पहनते हैं, प्लस फेस शील्ड्स हमने यूज़ की। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने कोविड से के हवाले से हमने ये SOPs को जो फॉलो किया है वो टिल नाउ अभी तक फॉलोड है। वैसे कभी आपने ये सोचा कि जब आप कोविड के दौरान ही कोई सर्जरी कर रही हूँ, किसी का दांत निकाल रही हूँ, अकलदार निकाल रही हूँ, मैं इस पर भी आऊँगी, तो कभी आपने फील किया कि अगर आपको खुदा न खासा कोविड हो जाता तो आप अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती? क्योंकि जाहिर सी बात है, आप एक फ़ीमेल हैं, चले मर्दों का समझ में आता है तो कहते हैं भाई वो तो जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन एक फ़ीमेल जो है वो, हम एक तरीके से जंग ही लड़ रहे थे, ख़ास तौर पे स्पेशली डॉक्टर्स की बात करूँगी। तो आपकी फैमिली ने कितना आपको सपोर्ट किया और आप ख़ुद कितना इंटरनली मजबूत रही? और ख्यालात तो आपको भी आए होंगे कि अगर मुझे हो गया तो फिर क्या होगा? Yeah, it's been a very tough job and it was like नाइटमेयर व्हेनेवर आई थिंक कि मुझे अगर कोविड हो गया देन इन दैट केस क्या होगा, बिकॉज मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आई वाज लाइक कि अगर मुझे हो गया तो मैं क्या करूँगी। सो सिर्फ फिर मैंने ये सोचा कि जो मेरे पास डेंटल क्लिनिक पे बच्चे आ रहे हैं वो भी तो बच्चे ही हैं, या जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो भी तो किसी के पेरेंट्स ही हैं। तो आई थॉट ऑफ इट कि हमें यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल्स को वो स्टैंडर्ड बनाना है ताकि मैं भी सेफ रहूँ, पेशेंट्स भी सेफ रहें, उनकी फैमिलीज भी सेफ रहें, अल्टीमेटली माय फैमिली विल ऑल डेफिनेटली गेट सेफ। तो ये बड़ा मुश्किल होता था रोज़ आना और फिर रोज़ जाना। इस टेन्योर में बहुत मुश्किल था क्योंकि रोज़ मैं अपने आप को भी एक कोविड पेशेंट की तरह ट्रीट करती थी। पहले थर्मल गन से चेक करती थी, सैनिटाइज करती थी, अपनी क्लोथिंग्स, अपने स्क्रब्स वो सारे हम चेंज करते थे, फिर रोज़ डिसइंफेक्शन। बड़ा टफ टाइम था। और अभी आपकी फैमिली कितनी ज़्यादा सपोर्टिव है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, स्पेशली माय हस्बैंड, ही इज़ वेरी 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 सपोर्टिव, ऑल्दो ही इज़ अ डेंटिस्ट एज वेल। कि वो कहते हैं ना कि सेम फील्ड से होते हैं तो आप ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं, बट स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट आई थिंक कि अगर वो इस फील्ड से ना भी होते तो शायद वो समझते, बिकॉज ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन इन जेंटल, वेरी जेंटल पर्सन एंड वेरी नाइस पर्सन ओवरऑल। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस सेंस में सपोर्ट किया कि मेरी वर्किंग आवर्स के बाद वो घर पे पहले होते थे कि वो थोड़ा बच्चों को देख लें। फिर बहुत सारी चीज़ें थी आगे पीछे जो उन्होंने, जिसमें मुझे हेल्प आउट किया है, एंड इट्स नॉट बीन पॉसिबल विदाउट हिम कि मैं वर्किंग कर पाती। ठीक है, अकलदार के हवाले से बात करूँगी, मेरे पास कुछ ही मिनट्स रह गए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ज़रा ये बताएं कि अकलदार निकलवाना इतनी ज़्यादा लाजमी क्यों होती है? अकलदार निकलवाना लाजमी नहीं है। अकलदार के लिए जब तक वो आपको प्रॉब्लम नहीं करे, जब तक आप उसे टच नहीं करें, सिंपल रूल है अकलदार के लिए, जो मैं पेशेंट्स को बताती हूँ। और पेशेंट्स की अवेयरनेस के लिए मैंने सिंपल सी बात उन्हें, बहुत एक छोटी सी बात मैं उनको कहती हूँ, जो चीज़ आपको तंग नहीं करे उसको छेड़े नहीं, उस वक्त तक नहीं छेड़े जब तक कि वो आपको तंग नहीं करे। जिस वक्त वो आपके बाकी दांतों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करने लगे, जस्ट मूव इट आउट, आप उसको रिमूव करा दें। लेकिन हाँ, अगर वो आपके आगे के किसी दांत को प्रॉब्लम नहीं कर रही है, आपके गम्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लीव इट, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बाइटिंग में नहीं आती है। तो जब तक वो तंग नहीं कर रही है उसको रहने दिया जाए, जब वो प्रॉब्लम करना शुरू करे तो उसके बाद आप उसे निकलवा दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज डॉक्टर साजिदा सलीम मौजूद थी और डॉक्टर ईसा लेबॉर्ट्री से इनका ताल्लुक़ है। प्रोफेसर ये रह चुकी हैं और उन्होंने बहुत अच्छी बात जो की वो ये है कि 15-20 मिनट अगर हम अपने सेल फोन्स को दे सकते हैं तो 2 मिनट हम अपने दांतों को भी दे सकते हैं। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपनी डेंटल हाइजीन का भी रखिए बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अबीर हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।